नमस्कार दोस्तों, जो हम आपके लिए कंसेप्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ट्रांसफार्मर पर। एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ट्रांसफार्मर है। इसके पहले हम डीसी मशीन में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और बाइंडिंग तीनों अध्याय समाप्त कर दिए हैं। उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रांसफार्मर, एक जो कि एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर, किसे कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो पावर और फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करता है, परंतु फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जैसे यहां हम लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछता भी है कि भैया स्टैटिक डिवाइस निम्न में कौन सा है? ऑप्शन दिया रहता है मोटर, जनरेटर। तो स्टैटिक डिवाइस का मतलब जो इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं हो, सब स्थिर वाला पार्ट हो, तो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें रोटेटिंग पार्ट एक भी नहीं होता है, इसलिए लिखे हैं नो रोटेटिंग पार्ट। ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। इसकी इफिशियंसी कितना होती है बाबू? तो इसकी जो इफिशियंसी होगी ना, वो 90 से 95%। अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, जितना हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं सब का सब इंपोर्टेंट है, एकदम समझ ले किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पूछता है कि ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कितना होता है। ऑप्शन 95% देगा तो मार देंगे, कहीं कहीं 98% भी दे देता है तो हम लोग 98 भी लगा देंगे, वो एक ही देगा। 95 और 98 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। तो 90 से 95 लगभग में इतना परसेंट इसकी इफिशियंसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। जो डीसी मोटर था, डीसी मोटर का कितना इफिशियंसी था? तो उसका 80 से 85% था। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर जो रोटेटिंग पार्ट था, इसमें लॉसेस कम होती है। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो जो मैकेनिकल लॉसेस होगी वो है नहीं इसमें, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। और जो इसके ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों? अच्छा, केवीए का मतलब समझिए, किलो, भी माने वोल्ट, ए माने एम्पियर, किलो वोल्ट और एम्पियर में दी जाती है। देखिए एक पावर ट्रेंगल आता है, पावर ट्रेंगल आता है। पावर ट्रेंगल में जो यह होता है ना, यही डिनोट करता है केवीए। इसको हम लोग ऑपरेंट पावर कहते हैं। पावर ट्रेंगल में जो कर्ण बनता है इसको ऑपरेंट पावर, और जो यह बनता है ना इसको हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। एक्टिव पावर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जो VAR में दिखाते हैं, और इसको एक्टिव पावर को वाटेज में दिखाते हैं। तो वाटेज क्या? रजिस्टिव लोड को डिनोट करता है। जो रिएक्टिव पावर होता है ना, कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों लोड को, जैसे फैन है, इस फैन में क्या है? रजिस्टिव भी लोड है, कैपेसिटर भी लगा रहता है, रजिस्टिव भी लोड है। तो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकलेगी हम लोग फैन भी लोड कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज हम लोग निकालते हैं, ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई हम लोग को मिलता है, उस पर कौन सा लोड अटैच करेंगे ट्रांसफार्मर को खुद नहीं पता होता है। आप इंडक्टिव लोड भी लगा सकते हैं, आप कैपेसिटिव लोड भी, रजिस्टिव लोड भी आप लगा सकते हैं। इसलिए इसकी डिजाइन हम लोग केवीए में करते हैं, क्योंकि केवीए में अब दोनों शामिल होता है। जो कर्ण होता है वह लंब का वर्ग प्लस आधार का, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, हम लोग जानते हैं। जो केवीए होता है ना, रजिस्टिव और इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों लोड केवीए में शामिल होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की डिजाइन केवीए में हम लोग करते हैं। अब जानते रहेगा कि ट्रांसफार्मर की जो डिजाइन करेंगे केवीए में करेंगे। इसमें और एक दो पॉइंट है जो हम परिभाषा में बताए हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वह नो चेंज। पूछता है कि ट्रांसफार्मर में क्या चीज चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और क्या नहीं चेंज होता है? तो पावर, जो ऑपरेंट पावर है ना या केवीए वाला, तो ऑपरेंट पावर चेंज नहीं होता है। अच्छा, पावर जब नो चेंज होगा, पावर नो चेंज में है, तो इसका मतलब ना कि जो ट्रांसफार्मर है वह एसी सप्लाई को, एसी जो सप्लाई आ रही है उसकी वोल्टेज को बढ़ाता है, तो उस दौरान धारा कम करेगा। क्योंकि जो पावर होगा ना बाबू, यह क्या है? वोल्ट और धारा है। पी बराबर वी और आई है। पी बराबर वोल्ट और धारा, तभी तो इसको केवी में और एम्पियर में रख रहे हैं। तो जब वोल्टेज बढ़ेगी तब धारा कम होगी, आप देखिएगा आगे। जब वोल्टेज बढ़ेगी तब धारा कम होगी, और जब वोल्टेज कम होगा तब धारा बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का पावर कांस्टेंट होता है। जो ऑपरेंट पावर है ट्रांसफार्मर का वो कांस्टेंट, तो जब वोल्टेज बढ़ेगी तब धारा कम होगी, और जब वोल्टेज कम होगा तब धारा बढ़ जाएगा। आगे अभी हम बताने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर जो था, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी और पावर को बिना चेंज किए हुए वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस पर ये जितना पॉइंट है सब का सब पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। आगे अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता जरूर है, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार से होता है।
एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो ट्रांसफार्मर होगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। वही यहां हम लिखे भी हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हिंदी में अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या होता है इसको समझते हैं यहां से। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, यह जो डिजाइन की गई ट्रांसफार्मर कोर टाइप डिजाइन की गई है। आगे हम ट्रांसफार्मर का टाइप्स बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। आप देख भी लीजिए कि यह जो यहां पर जो बनाया गया ना, यह कोर बनाया गया है। अब कोर देखिए, आप इसका डिजाइन करने के लिए आप एल देखिए, यहां से एल एक बन रहा है ना, यहां से देखिए एल बन रहा है और एक ये एल बन रहा है। तो एल एल कोर से इसको डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो एक कोर यू और एक कोर आई। तो यू और आई से भी इस टाइप के कोर जो ट्रांसफार्मर इसका डिजाइन कर सकते हैं। तो कोर का भी अलग अलग टाइप्स होता है, ई टाइप, आई टाइप, एल टाइप, यू टाइप, अलग अलग कोर है। यह कोर है। अब जो कोर होगा इतना मोटा कोर नहीं रहता है एकदम। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यह पतला 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 बारीक बारीक होता है, जिसको हम लोग लेमिनेटेड कहते हैं। लेमिनेटेड कहते हैं। यह ठोस इतना बड़ा नहीं है, यह पतला पतला है, जिसको हम लोग लेमिनेटेड कोर कहते हैं। अब क्या होगा, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने से क्या होगा कि जब सप्लाई हम लोग देंगे ना, इसको जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पर जो अब सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई अगर देंगे इसको, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग करंट है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा वह चेंजिंग नेचर का होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में परिवर्तन हो रही है। तो यह जो कोर है यह भी तो एक बंद लूप में है। तो यह बंद लूप में है, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया कोर, तो इसमें भी एक धारा बन जाती है जिसको ईडी करंट कहते हैं। ईडी करंट हमेशा कोर में बनता है, तो ईडी करंट कहते हैं। तो उस करंट को कम करने के लिए पतला पतला हम लोग कोर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोर में जो करंट बनेगी वह पतला पतला रहेगा, तो हर एक कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो धीरे धीरे करके उसको कम कर देगी करंट को। और इसको लेमिनेटेड भी की जाती है, और वार्निश का लेप भी इस कोर पर लगा रहता है, जिससे जिसकी मोटाई कितना हम लोग बताते हैं 10.35 mm से 10.5 mm। तो ये जो ईडी करंट था वह कोर में जनरेट होता था, ईडी करंट। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि ईडी करंट को अब कम कैसे करेंगे। तो कम करने का ही उपाय था कि लेमिनेटेड किया गया था, और 10.35 mm से 10.5 mm इस पर हम लोग जो इसकी मोटाई रख लेते हैं, जो इसका रेजिस्टेंस होता है ईडी करंट को कम कर देता है। ठीक है जी, ईडी करंट बनेगा अगर सप्लाई जाएगा तो। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर होगा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, तो इसको समझते हैं। जैसे देखिए, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें दो बाइंडिंग होती है। यहां लिखा गया है प्राइमरी बाइंडिंग, यहां लिखा गया है सेकेंडरी बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होता ही है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस साइड आप सोर्स से जुड़ेंगे, सप्लाई ट्रांसफार्मर को देंगे आप, तो वह प्राइमरी बाइंडिंग होगा, और जिधर से आप लोड को अटैच करेंगे वह सेकेंडरी बाइंडिंग होगा। सेकेंडरी बाइंडिंग का मतलब यहां लोड से अटैच करना है, लोड को सप्लाई देना है, सेकेंडरी बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर को आप सप्लाई देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर एसी पर काम करती है, आगे बताएंगे क्यों एसी पर काम करेगी और डीसी पर क्यों नहीं करेगी, आगे बताएंगे। अभी तक बस इतना समझ लीजिए कि डीसी का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसलिए डीसी पर काम नहीं करेगा। तो एसी सोर्स जो ट्रांसफार्मर होगा एसी सप्लाई पर काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दिए, जिधर से सप्लाई देंगे यह प्राइमरी बाइंडिंग रहेगा। अब जैसे सप्लाई देंगे तो करंट क्या करेगा कि बाइंडिंग जो लपटी गई है बाइंडिंग आएगी। देखिए बैकेलाइट जो कोर होता है, कोर पर एक बैकेलाइट का पेपर लगाकर उसके ऊपर से बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करते हैं वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से हम लोग बाइंडिंग करते हैं। जैसे धारा इस कॉपर वायर में जाएगी, यहाँ पे एसी करंट है, तो एसी करंट का जो नेचर होता है अल्टरनेटर होता है ना, अल्टरनेटिव मतलब वो बदलता रहता है। तो जैसे जब यहाँ पर सप्लाई जाएगी ना, यहाँ से जैसे सप्लाई जा रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, क्योंकि एसी करंट है, बाइंडिंग बनाई गई है, तो यहाँ एक चुंबक बनेगा ही, बाइंडिंग है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोर भी डिजाइन, आगे कोर के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं, तो कोर भी उसी पदार्थ का डिजाइन की गई होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ कर रखे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जो बनेगी तो कोर इसको पकड़ कर रखेगी, और अपने पाथ में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ले जाएगी। जो कोर होता है, कोर, तो कोर के रास्ते से यहाँ जो एसी सप्लाई से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना वह कोर के रास्ते से गया। और देखिए दूसरे साइड पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे लिंक किया, दूसरे साइड पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे लिंक किया। तो यहाँ पर भी फैराडे के नियम से एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्योंकि यह जो क्वाइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसी करंट के कारण, तो वहां भी चेंज होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है इस बाइंडिंग में,
तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इसको हम E2 बोल दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी इंड्यूस होगा क्योंकि यहाँ भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस होता है इसको हम लोग E1 कहते हैं। इस बाइंडिंग में जो इंड्यूस होगा E1, इस बाइंडिंग में जो इंड्यूस होगा E2। कैसे इंड्यूस हो रहा है, तो जो फॉर्मूला आता है ना फैराडे का कि N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न करता है, तो वही है यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो E2 का मान उत्पन्न हो रहा है। यही सप्लाई आगे लोड जो है, लोड को जो वोल्टेज मिलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं कि V2 कहते हैं। अब क्या होता है ना कि टर्न की एक बात आती है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो जितना जैसे मान लीजिए यहाँ जो टर्न है N1 टर्न है और जो यहाँ जो टर्न है N2 टर्न है, तो अब मान लीजिए कि हर टर्न का कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। मान लीजिए यहाँ ना अगर 100 टर्न है और यहाँ 50 टर्न है, अब मान लीजिए यहाँ 100 टर्न है, यहाँ 50 टर्न है, यहाँ मान लीजिए कि 100 वोल्ट भी इंड्यूस हुआ है, सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ 100 वोल्ट इंड्यूस हुआ, 100 टर्न है, मतलब एक टर्न 1 वोल्ट के बराबर आ रहा है। आप खुद सोचिए कि इतना 100 टर्न था, 100 वोल्ट बन रहा है, अब यहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए, तो टर्न की संख्या जब कम हो गई है, यहाँ एक टर्न 1 वोल्टेज के लगभग था, यहाँ 50 टर्न है तो 50 वोल्ट न बनेगा, क्योंकि टर्न कम हो गया तो फ्लक्स कम हो गया तो वोल्टेज कम। अच्छा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि टर्न के सीधा अनुक्रमानुपाती है, टर्न जितना रहेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगी, टर्न ज्यादा कर देंगे तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस हो जाएगी। तो ईएमएफ इंड्यूस E2 बराबर N d phi upon dt था। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका बस यही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीधा प्रकार कर रहा है। कैसे? इस समय हम लोग इस कॉइल में सप्लाई दे रहे हैं और उस कॉइल में इंड्यूस हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ना कि यह इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, फ्लक्स से कनेक्टेड है। तो यहाँ लिखे क्या है? मैग्नेटिकली कनेक्टेड। मैग्नेटिकली कनेक्टेड का मतलब कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है और वह इसको लिंक कर रही है, तो इंड्यूस हो जा रहा है। तो पूछता है सवाल कि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, तो हम लोग कहते हैं अनंत होता है, क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों एक दूसरे से संपर्क में नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से ब्रेक है, यह एक अलग बाइंडिंग है और यह एक अलग बाइंडिंग है, कनेक्टेड है मैग्नेटिकली, इसीलिए यहां लिखे हैं कि मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहता है और इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए ना रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हाई होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है। और यही है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड से E1 था, लेकिन E2 कैसे हुआ, तो म्यूचुअली इंडक्टेंस के सिद्धांत पर उत्पन्न हुआ था। अब आगे यही से देख लीजिए कि जो E2 होता है ना बाबू, और एक बात बता दें कि जो यह इंड्यूस हो रहा है इसका मान कितना होता है, जो E2 वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, अच्छा जो E1 हो रहा है ना, लगभग में जो E1 और E2 हो रहा है लगभग में इनका फेज बराबर होता है, कितना मान आता है, तो 4.44 फाई एफ, और यहाँ 2 रहेगा तो N2 एकदम टर्न पर निर्भर करेगा भाई, अगर E2 है तो यहाँ टर्न E2 ले लीजिए, ये जो फ्लक्स होता है यह मैक्सिमम फ्लक्स होता है, यहाँ पर फाई एम होता है, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर E1 आप लिखेंगे E1 तो E1 कितना होगा, तो 4.44 और उसके बाद फाई एफ और N1, आप E1 लेंगे तो N1 और E2 लेंगे तो E2, तो यहीं से देखिए ना कि अब E1 और बटा में N1 यहां से कर लेंगे, E1 बटा में N1 तो क्या आ रहा है, E1 बटा में N1 अब बराबर 4.44 फाई एफ, ठीक है, E1 तो इसके बटा में, यहां से भी N2 इसके बटा में ले लीजिए, तो E2 बटा में N2, E2 बटा में N2, यह क्या बच रहा है, तो 4.44 फाई एफ। अब देखिए ना आगे इसका RHS देखिए 4.44 फाई एफ, इसका भी 4.44 फाई एफ, इसका मतलब यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो यह भी एक लिंक होता है कि E1 बटा में N1 बराबर E2 बटा में N2। चाहे इसी को हम लोग यहां भी ला सकते हैं कि E1 बटा में E2 बराबर N1 बटा में N2। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देता है कि इतना वोल्टेज पर इतना टर्न है तो इतना टर्न पर कितना वोल्टेज हो जाएगा, इसको बताइए, तो आप लगा भी सकते हैं। चाहे E2 है ना तो इसको यहाँ पे भेज दीजिए, देखिए इसको हम क्या करेंगे, E2 बटा में E1 N2 को यहाँ भेज दीजिए, तो N2 बटा में N1 माने E2 बटा में E1 और N2 बटा में N1, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या आया था, E2 बटा में E1 बराबर N2 बटा में N1, यही ना आया था। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, E2 बटा में E1 बराबर N2 बटा में N1। अच्छा, धारा से भी कभी कभी लिंक करता है, तो जो धारा होगी ना वह इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब E2 बटा में E1
और यहाँ क्या है N2 बटा में N1, तो जो धारा हो जाएगी वो I1 बटा में I2, मतलब देखिए E2 N2 लेकिन धारा I1 होगा, तो धारा व्युत्क्रमानुपाती होगी। आगे हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो E2 बटा में N1, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, एक बात और समझिए आप कि टर्न बढ़ रहा था तो वोल्टेज बढ़ रहा था, तो जब के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान, जब के का मान एक से ज्यादा आ जाएगी, एक से जब ज्यादा, अच्छा एक कब आएगा, तो जब दोनों में टर्न बराबर आएगा, तो कट कर E2 संबंध E1 जो आएगा वो एक, चाहे के का मान एक आ जाएगा, यही ना के है। तो N2 बटा में N1 है, तो N2 बटा में N1 दोनों तरफ का प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग का टर्न बराबर है, तो कट करे तो के का मान एक आ जाएगा, तो के का मान एक भी आ सकता है, दोनों बराबर आएगा तो के का मान एक। अब N2 टर्न ज्यादा रहेगा तो के का मान एक से ज्यादा आएगा, यहां से टर्न से आप मिलाइए, टर्न ज्यादा कर देंगे N1 से तो एक से ज्यादा आएगा ना के का मान, तो एक से ज्यादा। और टर्न जब कम करेंगे, N2 का मतलब सेकेंडरी साइड था, N2 का मतलब सेकेंडरी साइड था, यहां देखिए N2 का मतलब सेकेंडरी साइड, तो अगर सेकेंडरी साइड का टर्न आप कम करेंगे N1 से, तो के का मान क्या आएगा, एक से कम आएगा, तो के का मान एक से कम भी आ सकता है, के का मान एक से कम भी आ सकता है। और देखिए यहां हम लिखे हैं कि यदि के का मान एक से ज्यादा आएगा तो यह स्टेप अप होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, टीएफ का मतलब होता है ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे, तो देखिए फिर से समझिए इसको, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो हम लिखे हैं यही कि के का मान एक से ज्यादा, के बराबर क्या था बाबू, के बराबर था N2 बटा में N1 था, N2 अगर टर्न ज्यादा रहेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा देगा, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। टर्न सेकेंडरी में ज्यादा रहेगा ना तो वोल्टेज ज्यादा देगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। टर्न सेकेंडरी में ज्यादा रहेगा तो एक से ज्यादा आएगा, यानी स्टेप अप के लिए एक से ज्यादा। अब देखिए, अब N2 में टर्न का संख्या कम करेंगे N1 से, तो यहां से टर्न यहां कम होगा तो यहां वोल्टेज कम, तो सेकेंडरी साइड में N2 का जब मान कम रहेगा तो के, N2 का मान कम रहेगा तो के का मान एक से कम आएगा, जैसे यहां लिखे हैं हम, के का मान यदि एक से कम आ रहा है तो यह रहेगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जब के का मान एक रहेगा, जैसे दोनों में टर्न जब बराबर रहेगा तो के का मान एक आएगा, और जब के का मान एक आएगा तो इसको कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के का मान एक होने से, अब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता नहीं है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो यह टर्न रेशियो से एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत बार, एकदम तीनों इंपोर्टेंट है, टर्न रेशियो देकर पूछ लेता है। अब आगे एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो था, लेकिन अब आगे है टर्न रेशियो, वो था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अब आगे है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या होता है, तो ठीक इसी का उल्टा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के उल्टा टर्न रेशियो कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उल्टा टर्न रेशियो, यानी टर्न रेशियो को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, टर्न रेशियो को ए से डिनोट करते हैं, क्या होगा E2 बटा में E1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 बटा में E2, अथवा N1 बटा में N2, क्या हो जाएगा बहुत, N1 बटा में N2 हो जाएगा, N1 बटा में N2, दम उसी का उल्टा हम कर रहे हैं। अथवा अब N1 है ना तो धारा तो उल्टा होता है, तो E2 बटा I2 बटा में I1, तो यह हो जाएगा टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो भी पूछता है, फॉर्मूला आप बता दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन देगा तो टर्न रेशियो देकर क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देकर यह पूछेगा, चाहे उससे पूछेगा तब बता दीजिएगा। फिर आगे देखिए ईएमएफ इक्वेशन, हम यही ना लिखे थे कि E1 बराबर 4.44 φFN, तो E1 है तो N1, यही अगर E2 होता तो यहाँ क्या लग देते हम लोग, N2 लिख देते, यहीं से हम लिंक लगाकर इसको हम लोग बराबर किए थे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, देखिए ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग कोर के आधार पर अलग होता है, वोल्टेज के आधार पर अभी हम दो बताए हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन, तो वही है, देख लीजिए आप। ट्रांसफार्मर के टाइप जो होते हैं, पहला दिया है पावर ट्रांसफार्मर और एक दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। बाबू जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग सब स्टेशन पर किया जाता है, जहां से बिजली बनाई जाती है तो 11 केवी में बिजली बनती है, लेकिन जब भेजा जाता है तो 765 केवी में, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो पावर को बढ़ाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो जो गांवों घरों में गली गुची में जो हम लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उसी ट्रांसफार्मर गांव में जो ट्रांसफार्मर लगती है उसी ट्रांसफार्मर से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पूछता है क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पर कब आएगा, तो जब इस पर लोड 50 से 60% के आसपास रहेगा तब। अब पावर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पर कब आएगा, तो जब फुल लोड पर रहेगा तब इसका इफिशियंसी मैक्सिमम पर आएगा। अब आगे एक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर,
तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार से होते हैं, जिसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर और एक को कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब कई बार पूछता है ना कि पहले तो कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म देता है सीटी का मतलब तो करंट ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं ना पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, यह दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, उसमें एक दोनों में से एक रहेगा तो हम लोग लगा देंगे ट्रिक। माने पीटी और सीटी दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो जो करंट ट्रांसफार्मर है, हाई अमाउंट में करंट मेजर करनी होगी, वहां एमीटर से आप करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर सीटी का प्रयोग करेंगे। और जब हाई अमाउंट में वोल्टेज मेजर करना हो तो वहां पर पीटी का प्रयोग करेंगे। जो करंट ट्रांसफार्मर होगी इसके बारे में और पोटेंशियल के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। बस एक चीज और जान लीजिए कि जो सीटी होता है यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आगे इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर एक आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें दो बाइंडिंग नहीं होती है, एक ही बाइंडिंग होती है और यह इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है। अभी हम जो कोर वाला बताए थे आपको, वो प्राइमरी बाइंडिंग अलग था, सेकेंडरी बाइंडिंग अलग था और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं थे। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, एक ही बाइंडिंग में कुछ दूर तक प्राइमरी और कुछ दूर तक सेकेंडरी कह लेते हैं। तो यह ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। रेगुलेटर में इसका प्रयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। फिर आगे आता है कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर तीन प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? तो कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप। अभी इसको हम आगे जस्ट बताने वाले हैं। तो कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर तीन प्रकार से था, जो कि यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, सेल टाइप और कोर टाइप। आगे जो है बेस्ड ऑन वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर। तो अभी तो हम बताए ना वोल्टेज के आधार पर भैया, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगी स्टेप अप, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगी तो उसको हम कहेंगे स्टेप डाउन। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार से। फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम बताए थे, जिसमें N1 संबंध है जो N2 आएगा, एक संबंध है एक आना चाहिए, अर्थात जो K का मान आएगा एक आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान एक आ गया, चाहे N1 संबंध N2 एक संबंध एक, माने दोनों तरफ टर्न की संख्या बराबर, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का टाइप था। और देखिए, और है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोर, कोर के बनावट के आधार पर भी ट्रांसफार्मर डिजाइन की जाती है। जैसे जो कोर पर बाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो वह कोर जब नहीं रहेगा तो उसको कहते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर। जब कोरे नहीं रहेगा, बाइंडिंग रहेगी लेकिन कोर नहीं रहेगा हवा में, तो इसमें तो लॉसेस भी नहीं होगी, हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस होगा ही नहीं, क्योंकि कोरे नहीं है। एयर कोर का मतलब कि एयर में बाइंडिंग करेंगे, जब कोरे नहीं है तो लॉसेस तो इसमें और कम, तो इसका एफिशिएंसी और ज्यादा हो सकता है। जो एयर कोर होता है उसका फिगर यही है, एयर कोर का, इस एयर में बाइंडिंग की जाती है और इसका हिस्टेरिसिस लॉसेस जब नहीं है तो इसका जो बीएच कर्व बनता है ना, बी और एच में, तो सीधा लीनियर बनता है। एयर कोर ट्रांसफार्मर का जो बीएच कर्व बनता है लीनियर बनता है, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस होता ही नहीं है। फिर आगे है आयरन कोर लॉस। तो आयरन कोर लॉस था, जो हम कोर वाला जो आपको हम बताए थे ना, देखिए यहाँ पर ये क्या बनाए, यह जो कोर बनाया गया है एल टाइप और एल टाइप, चाहे कोई यू और आई से भी बनाता है इसको, तो यह कोर है, तो यह आयरन का कोर है, चाहे सिलिकॉन स्टील का कोर है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ज्यादातर इसी को हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली। तो यह सिलिकॉन चाहे आयरन का कोर है, तो इसलिए इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। फिर आगे है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। देखिए वो वाला पिक्चर जो लिए हम फेराइट कोर का, फेराइट कोर का इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। मतलब सवाल पूछता है ना कि निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर, तीनों विकल्प देगा और भी विकल्प बना देगा, पूछेगा कि निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं फेराइट ट्रांसफार्मर। होता तो है एयर कोर भी, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं होता है, ऑप्शन में यही होता है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। बहुत इंपोर्टेंट है, फेराइट कोर बहुत इंपोर्टेंट है। तो पूछता है आपसे कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग फेराइट कोर का, फेराइट कोर, फेराइट का कोर ही बना लेते हैं, तो फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। आगे क्या है कि पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए यही ना ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर में लगने वाले एक एक पार्ट के हम बारे में बताने वाले हैं, और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद इसका एक और पार्ट हम बना देंगे, तो उसमें थ्योरी वाला, जैसे लॉसेस हो गया, जितना कुछ हो गया ना अगला पार्ट में, इसमें आप ट्रांसफार्मर के एक एक पार्ट को आप समझ लीजिए। तो जितना पार्ट है यहाँ लिखा गया है, हर एक पार्ट के बारे में अभी हम पारी आपको बताने वाले हैं कि कौन किसका बना होता है और किसका क्या काम होता है। तो चलिए जो पहला टॉपिक है इसमें का, ट्रांसफार्मर का जो पहला पार्ट है कोर, कोर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए जो यह कोर था ना, हम तो कोर के बारे में बता ही दिए कि कोर जब सप्लाई देंगे तो इसमें क्या, इसमें भी एक करंट बन जाएगी, कोर में एक करंट बन जाएगी जिसको ईडी करंट कहते हैं। इसीलिए इसको मोटा नहीं रखा जाता है, पतला पतला लेमिनेटेड में रखा जाता है। लेमिनेटेड में रखने से ईडी करंट लॉसेस कम हो जाती है, तो वही लिखे हैं रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस कम होती है, क्यों कम होती है? लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने से, पतला पतला कोर का प्रयोग करने से ईडी करंट लॉसेस कम होती है। कितना लेमिनेटेड होना चाहिए, कितना साइज में? तो 10.35 mm से 10.5 mm। कोई बार ये इसको पूछता है, आप जानते रहिएगा। तो 10.35 mm से 10.5 mm जितना बोर्ड पर लिखे हैं सब इंपोर्टेंट है। तो 10.35 mm से 10.5 mm कोर की होती है जो ईडी करंट लॉसेस को कम कर देता है। ठीक बात, लेकिन एक और उसमें लॉसेस होता है। ईडी करंट लॉसेस तो होगा ही, करंट बन जाता है उसमें भी तो, लेकिन एक और लॉसेस ये है ना कि जो कोर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यह आयरन का होता है, तो यह भी मैग्नेटाइज होने लगता है। कभी मैग्नेटाइज होगा, कभी डीमैग्नेटाइज होगा, क्योंकि जो करंट आ रही है कभी पॉजिटिव में कभी निगेटिव में, तो कभी मैग्नेटाइज करेगी, कभी डीमैग्नेटाइज करेगी, कभी फिर मैग्नेटाइज, कभी डीमैग्नेटाइज, अल्टरनेटिंग करंट है। तो कोर को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने से इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस आ जाती है। तो उस हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन मटेरियल प्रयोग की जाती है। देखिए यहां लिखे हैं सिलिकॉन स्टील, चाहे सिलिकॉन आयरन, चाहे आयरन कोर। जो आयरन का कोर है, आयरन का कोर कई बार पूछता है कोर किसका बनाई जाती है, उसमें सिलिकॉन स्टील नहीं देगा, आयरन कोर देता है, तो मार देंगे आयरन कोर। आयरन कोर नहीं दिया है तो सिलिकॉन स्टील। लेकिन सिलिकॉन का क्यों प्रयोग करते हैं? तो लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द फ्लक्स लिंकेज। और एक काम है सिलिकॉन का, कोर में सिलिकॉन मटेरियल प्रयोग कर देने से इसमें जब सप्लाई देंगे और जो फ्लक्स बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लक्स बनेगी, तो ये थोड़ा जरूरी है कि जितना फ्लक्स बनेगा सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी पर चला जाएगा। कुछ होगा कि जो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इधर उधर जो भटक रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, इसको भी पकड़ कर अपने रास्ते में बुला ले, इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या लिखे हैं, लो रिलक्टेंस पाथ। रिलक्टेंस पाथ कम करेगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इधर उधर जा रही है वो अभी इस कोर में आ जाए, कोर में आ जाएगी तब सेकेंडरी तक पहुंचेगी तो वोल्टेज और अच्छा आपको मिलेगा, लॉसेस कम होगी। और लार्ज ट्रांसफार्मर जब रहेगी, बड़ी बड़ी जब रेटिंग की ट्रांसफार्मर, जो केवीए रेटिंग था ट्रांसफार्मर का, बड़े रेटिंग में जब ट्रांसफार्मर डिजाइन की जाती है तो साफ्ट आयरन कोर, जो कोर होगा ना वो साफ्ट आयरन कोर का, नहीं तो इसको जब नहीं देगा तो सीआरजीओ का देता है। कि कोर किसका बनाई जाती है, बड़े ट्रांसफार्मर में कोर किसका बनाया जाता है? तो सीआरजीओ का कोर बनाया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, यहां स्टील भी जोड़ दीजिए आप, स्टील मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इसका कोर बनाई जाती है। इसकी जो परमेबिलिटी होगी वो बहुत हाई होगी। कोर का परमेबिलिटी हाई होना चाहिए जिससे कि फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा लिंक कर सके और सेकेंडरी बाइंडिंग तक भेज सके, इसलिए सीआरजीओ का बनाई जाती है। तो सिलिकॉन हिस्टेरेसिस लॉसेस को भी कम करता है, यहां हम लिख देते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस को भी कम करता है। हिस्टेरेसिस 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 जो होता है ना लॉसेस, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम क्या करता है? तो सिलिकॉन, और फ्लक्स को लिंकेज कराता है। तो कोर के बारे में था जो उसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, इस पर से एक एक पॉइंट आपको एकदम आना चाहिए, आप तभी एग्जाम निकाल पाएंगे। हम क्वेश्चन भी कराएंगे ना, आप देखिएगा एकदम यही सब पूछ रहा है आगे। फिर बाइंडिंग किसे कहते हैं? तो बाइंडिंग के बारे में भी हम बता दिए हैं कि जिधर से जैसे प्राइमरी बाइंडिंग कौन होगा? जिधर से सप्लाई देंगे प्राइमरी बाइंडिंग, और जिधर लोड को अटैच करेंगे उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग। जो बाइंडिंग की जाती है कॉपर वायर की जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में कॉपर वायर नहीं दिया है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर दिया है, तो वही सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का मतलब यही हुआ कि कॉपर वायर पर एक वार्निश का लेप लगा रहता है जो कि बाइंडिंग करेंगे तो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट न करे, इसलिए इंसुलेटेड करने के लिए इस पर हम लोग सुपर इनेमल्ड का प्रयोग करते हैं, वार्निश का लेप एक प्रयोग करते हैं कॉपर वायर पर कि कॉपर वायर आपस में शॉर्ट सर्किट न कर पाए। तो प्राइमरी बाइंडिंग जिधर सप्लाई देंगे, सेकेंडरी जिधर लोड जोड़ेंगे, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है बाइंडिंग के लिए। फिर आगे है कंजर्वेटर टैंक, यहाँ कंजर्वेटर टैंक होना चाहिए, ठीक है ना। कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक किसे कहते हैं बाबू? कंजर्वेटर टैंक, जो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर जो एक बेलनाकार एक ड्रम टाइप का होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। यह जो है ना सबसे ऊपर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटर टैंक। अब इसका काम क्या है? तो जो कंजर्वेटर टैंक है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है ना वह इसमें भी होता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल जब कम होता है तो इसी में से ना इसमें चला जाता है, इसी में से जो कंजर्वेटर टैंक है इसी में से इस ट्रांसफार्मर में अंदर चला जाएगा। माने इसमें भी ऑयल होता है लेकिन कंजर्वेटर टैंक पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, कंजर्वेटर टैंक आधा ही भरा होता है,
आधा ही भरा होता है। अब क्यों आधा भरा होता है? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा तो बाइंडिंग हीट होगा। क्वेश्चन तो एक बार यही पूछा था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हीट होता है? तो बाइंडिंग होता है, क्योंकि बाइंडिंग पर लोड पड़ता है, बाइंडिंग में सप्लाई होती है, तो बाइंडिंग सबसे ज्यादा हीट होता है। अब बाइंडिंग हीट होने से जो आयल होगी, आयल को हीट करेगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयल है आयल को हीट करेगा। जब आयल हीट होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर में जो आयल है वह ऊपर उठेगा, और जब इससे कनेक्ट है तो इसमें खाली स्थान रहेगा, तभी ना थोड़ा ऊपर ये जाएगा, तो ऊपर थोड़ा चला जाता है, क्योंकि जगह रहेगा तभी ऊपर उठेगा। तो इसीलिए कंजर्वेटर टैंक को आधा ही भरा जाता है। रही बात कि जब कंजर्वेटर टैंक आधा भरा रहता है तो इसलिए क्योंकि तेल ऊपर उठेगी तो थोड़ा ऊपर चला जाए, और जब तेल ट्रांसफार्मर में कमी होगी तो इसकी पूर्ति के लिए भी इसमें रहता है आयल। तो जब इसमें कमी होगी तो अंदर आएगा, जब इसमें ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन आधावा खाली रहता है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें वायु होता है, क्योंकि वही प्रेशर देगा तो नीचे जाएगा अथवा ऊपर आएगा। वायु जहां कुछ नहीं है वहां वायु है। तो जो कंजर्वेटर टैंक है उसके ऊपर वायु है, लेकिन वायु ऐसी वायु है जो कि नमी उसमें 1% भी नहीं है। ऐसी वायु है जिसमें 1% भी नमी नहीं है। तो जब नमी नहीं है तो कैसे चला जाएगा? तो जो यह कंजर्वेटर टैंक है ना, इसी में से एक एक आप कंजर्वेटर टैंक में देखे रहेंगे कि एक पदार्थ निकला रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ना ब्रीदर। ब्रीदर कहते हैं, एक ब्रीदर आता है। अब ब्रीदर में ना सिलिका जेल भरा रहता है। ब्रीदर में क्या भरा रहता है जी? सिलिका जेल। सिलिका जेल देखिए यहाँ, इसको यह दिखा है ना ब्रीदर को, यहाँ लिखा भी है। देखिए हम इधर बना, देखिए यहाँ ये कंजर्वेटर टैंक में होता है। यह जो ये बनाया है ना, इसको यह ब्रीदर लिखा है, यहाँ देखिए ब्रीदर लिखा है, सिलिका जेल ब्रीदर। तो यह सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर भरा रहता है, इसी के रास्ते से वायु कंजर्वेटर टैंक में जाता है। कंजर्वेटर टैंक में वायु जाता है, लेकिन ताजी हवा, नमी नहीं जाएगी, तो नमी न जाए इसीलिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि आगे आने वाला है। तो कंजर्वेटर टैंक का काम है तेल को पूर्ति करना, ट्रांसफार्मर में तेल की आपूर्ति को पूर्ति करना कंजर्वेटर टैंक का मेन कार्य है। फिर आगे बुकोज रिले। तो जो कंजर्वेटर टैंक था ना, जैसे देखिए कंजर्वेटर टैंक था, कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक से जो जुड़ा हुआ था। कंजर्वेटर टैंक जो है वह क्या है? मेन टैंक से जुड़ा हुआ है। यह क्या है? यह मेन टैंक है। मेन टैंक में बाइंडिंग होगी, हम लोग को पता है। इसमें भी ऑयल पूरा होता है इसमें मेन टैंक में, इसमें भी आधा आधा लेवल तक क्या होता है? ऑयल भरा रहता है। इसी रास्ते से इसमें ऑयल पूरे करते हैं, कभी ज्यादा होगी तो ऊपर उठेगी। लेकिन जो बुकेज रिले होगा कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, इसके ठीक बीच में यहां लगा रहता है। यह क्या है? तो बुकोज रिले, बुकोज रिले है। ठीक, बुकोज रिले। अच्छा, बुकोज रिले का कार्य क्या है बाबू? तो जो बुकोज रिले का कार्य होगा ना, यह जो है बुकोज रिले, पूछता है क्वेश्चन बुकोज रिले कहां लगा होता है? तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के ठीक बीच में, चाहे कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में बुकोज रिले लगा रहता है। बुकोज रिले का कार्य ट्रांसफार्मर के अंदर आने वाली आंतरिक फॉल्ट को पहचानने का है, जिससे यह अलार्म सर्किट लगी रहती है। अंदर कोई ज्यादा, जैसे अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गई, अंदर शॉर्ट सर्किट हो गई तो हीट बढ़ने लगेगा ज्यादा, तो ये क्या करेगा? यह जो बुकोज रिले है इसमें ना दो फ्लोट होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, दो फ्लोट होंगे। और जब जब प्रेशर बढ़ेगा अंदर, जब हीट बनेगी, प्रेशर बढ़ेगा जब, तो क्या होगा? दोनों फ्लोट आपस में संपर्क करेंगे, तो अलार्म सर्किट से रिले ही है, जब सेंस करके फ्लोट, जब ऊपर ऑयल का लेवल उठेगा, चाहे ज्यादा हीट बनेगी, तो सेंस करके यह दोनों संपर्क में आएंगे, जिससे अलार्म सर्किट शॉर्ट करेगा और आवाज करने लगेगी ट्रांसफार्मर। तो हम लोग जान जाएंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, चाहे आंतरिक फॉल्ट कुछ ना कुछ हुआ है, जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर को कट कर देते हैं। तो बुकोज रिले का कार्य क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट। जो ट्रांसफार्मर के अंदर आंतरिक फॉल्ट आएगी उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक फॉल्ट में क्या आएगा? तो जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर आगे यूज्ड फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, मतलब बुकोज रिले का प्रयोग का किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो जो बुकोज रिले होगा, जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होगी, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ऑयल का प्रयोग किया गया है, उसी में किया जाता है, और वो भी 500 केवीए। जिस ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 केवीए या उससे ज्यादा है, उसमें बुकोज रिले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिस ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 केवीए से कम होगी, शायद उसमें बुकोज रिले न दिखे, लेकिन बुकोज रिले उस ट्रांसफार्मर में लगेगा जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर हो और 500 केवीए से ज्यादा की रेटिंग हो। फिर आगे गैस ऑपरेटेड रिले। जो बुकोज रिले है, यह पूछता है क्वेश्चन कि जो बुकोज रिले लगाता है
उसमें जो रिले होगा वह कैसा रिले होगा, तो गैस ऑपरेटेड रिले, गैस से रिले ऑपरेट होगी, गैस जो ट्रांसफार्मर इसमें हीट बनेगी, हीट से वही लिखा है कि गैस ऑपरेटेड रिले। तो बुकोज रिले का कार्य आंतरिक फॉल्ट को पहचानना और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा रहता है बुकोज रिले, जो कि अलार्म सर्किट से जुड़ा रहता है। आगे दिया है मेन टैंक, जो यह मेन टैंक है ना, मेन टैंक, तो हम लोग जानते हैं कि मेन टैंक एक ड्रम टाइप का होता है जो कि मिल्ड स्टील विथ हाई थिकनेस, एक मोटा लेयर का बना रहता है, जो लेयर होता है मिल्ड स्टील का, वह ट्रांसफार्मर का ड्रम होता है। अब ट्रांसफार्मर का केवल ड्रम है, उसी के अंदर हम लोग बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर कोर पर किए गए रहेंगे, कोर पर जो बाइंडिंग करेंगे, उसी कोर को इसी ट्रांसफार्मर में रख देते हैं, इसमें ऑयल भरा रहता है। और ट्रांसफार्मर टैंक का कार्य क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग है उसकी सुरक्षा भी प्रदान करेगा, और इसी में ऑयल रहता है तो कूलिंग प्रदान करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर। तो मेन टैंक का काम बस यही है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग रखी गई है उसकी सुरक्षा प्रदान करना, और उसमें ऑयल प्रोवाइड की जाती है जिससे कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को कूलिंग कर सके, और इंसुलेटेड जो ऑयल होता है वह मेन टैंक और बाइंडिंग में इंसुलेटेड व्यवस्था बनाई जाए। तो मेन टैंक यही है ट्रांसफार्मर का, मेन टैंक तो सब लोग जानते हैं। फिर आगे ब्रीदर, वही जो ब्रीदर था, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, यहाँ जो ब्रीदर बनाया है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ से भी आप देखे होंगे ब्रीदर बनाया जाता है। तो यह क्या है, यही है ब्रीदर है, यह बाबू ब्रीदर है। अब ब्रीदर के अंदर क्या होता है, सिलिका जेल। अच्छा, ब्रीदर नाम से भी आप समझ सकते होंगे, ब्रीदर मतलब सांस लेना, यह सांस लेना। तो जो ट्रांसफार्मर आधा ही तेल भरी रहती है, तो आधा में क्या जाएगा, शुद्ध वायु जाएगी। शुद्ध वायु का मतलब जिसमें नमी न रहे, वैसा वायु जाएगी। और जब वायु जाएगी इसमें से, तो ब्रीदर की सहायता से जाती है, ब्रीदर की सहायता से। लेकिन जो सिलिका जेल है, इसी से वायु छन कर जाती है कि अंदर नमी न जा पाए। अब सिलिका जेल का कलर क्या होता है, तो जो सिलिका जेल होगा, देखिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है, तो पहले तो ब्रीदर जो लिखा है कि फिल्टर आउट द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द एयर, एयर से नमी को सोखने के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है, एयर से नमी को सोखने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है, एयर से नमी को सोखने के लिए ब्रीदर का। अब ब्रीदर में सिलिका जेल होता है, अगर सिलिका जेल अच्छा कंडीशन में है, अच्छा मतलब जब नमी नहीं अभी सोखा है, तो उसका कलर ब्लू कलर का होगा। और जब ब्रीदर के अंदर स्थित सिलिका जेल नमी को बहुत ज्यादा सोख लिया है, तो सिलिका जेल का कलर पिंक हो जाएगा। देखिए पिंक कलर, पिंक कलर का मतलब व्हेन वेट माने नमी सोख लिया है, सिलिका जेल नमी ले लिया है, इसका कलर पिंक रहेगा। और सिलिका जेल जब अभी अच्छा है, अभी न्यू है, तो उसका कलर ब्लू रहेगा, जब नमी नहीं लिया रहेगा। तो कलर से भी पूछता है कि सिलिका जेल का कलर, अच्छा कंडीशन में सिलिका जेल का कलर क्या होता है, तो पिंक होता है, और जब नमी नहीं सोखा रहता है तो उस समय कलर ब्लू होता है। सिलिका जेल किसमें लगा रहता है, तो ब्रीदर में, ब्रीदर से वायु में से नमी को दूर करके अंदर ट्रांसफार्मर में वायु भेजी जाती है। आगे क्या है, एक्सप्लोजन वेंट, चाहे वाल्व भी इसको हम लोग देते हैं। जो एक्सप्लोजन वेंट होता है ना, एक्सप्लोजन वेंट, यह एक ट्यूब होता है, एक वाल्व होता है। जैसे प्रेशर कुकर में एक वाल्व लगा रहता है ना, कि कभी कभी प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाती है तो वाल्व फट जाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रेशर कुकर में जिस प्रकार से जो वाल्व लगा रहता है वो सुरक्षा के लिए, उसी तरह से एक्सप्लोजन वेंट में भी जो वाल्व लगा रहता है सुरक्षा के लिए। देखिए एक्सप्लोजन वेंट भी जो होता है ना, यहाँ दिया है, देखिए यहाँ दिया है, चाहे कई बार ट्रांसफार्मर में ना तो इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ भी दे देता है, उसमें भी देगा चाहे यहाँ भी दे देगा, तो कई बार ना इसको बड़ा कर देगा थोड़ा, ऐसे बड़ा करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे, और यहाँ पर भी यहाँ पर वाल्व लगा रहता है। यही है ट्यूब, जो कि एक्सप्लोजन वेंट होता है। और जब इसके अंदर गैस वैस बनेगी, ट्रांसफार्मर है और आयल है, हीट बन रही है तो गैस बनेगी, प्रेशर बनेगा, तो जब ज्यादा प्रेशर बनेगा तो यही फट जाएगा और तेल इसी से बाहर भी गिर जाता है, यही फट जाएगा, इसी से तेल बाहर, इतना प्रेशर रहेगा कि तेल बाहर गिर जाता है। कई बार ट्रांसफार्मर के नीचे आप देखे होंगे तेल भी गिरा रहता है, तो यही वाल्व फट जाएगा, तेल नीचे गिर जाएगा। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हाई प्रेशर में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन वेंट होता है वही, उसको क्या कहते हैं, जो ट्यूब होता है तो उसको डायफ्राम कहते हैं। जो ट्यूब होता है ना, इस ट्यूब का नाम है डायफ्राम। तो देखिए ना, वाल्व लेयर, जो वाल्व लेयर है डायफ्राम का बना होता है, और सेफ्टी डिवाइस है। एक्सप्लोजन वेंट क्या है, तो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हाई प्रेशर से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आगे ट्रांसफार्मर आयल, तो हम अभी बताए थे ना कि जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। तो मेन टैंक के अंदर जो ऑयल होगी, इसी के अंदर क्या बाइंडिंग जो होती है हमारा, तो उसको कूलिंग करता है, क्योंकि बाइंडिंग ज्यादा हीट बनाता है सप्लाई से, लोड से। तो हीट ज्यादा बनाएगी, तो हीट ज्यादा होगी तो उसको कूलिंग की जरूरत होगी, तो यही ट्रांसफार्मर जो आयल होगी यही कूलिंग करेगी इस बाइंडिंग को। और बाइंडिंग और मेन टैंक में करंट न फ्लो हो तो इंसुलेशन का भी प्रोवाइड कराएगी।
तो वही है ट्रांसफार्मर आयल। किसका बना होता है? जो ट्रांसफार्मर आयल होगा वह नेफ्था आयल का बना होता है, जिसको मिनरल आयल अथवा मिनरल ऑयल अथवा सिंथेटिक आयल भी कहते हैं। तो देखिए लिखे हैं हम कि मिनरल आयल अथवा सिंथेटिक आयल, चाहे नेफ्था आयल। पूछता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा आयल होता है, तो हम लोग कहते हैं मिनरल आयल, चाहे सिंथेटिक आयल, जो कि कई प्रकार के वनस्पति तेलों से मिलाकर बनाई जाती है। फिर आगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आयल का कितना होता है? तो 33 केवी प्रति एमएम होता है। ट्रांसफार्मर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा 33 केवी प्रति एमएम, कई बार पूछता है। इतना तक उसका देखिए ना, केवी का मतलब किलो वोल्ट, 33,000 वोल्ट इसकी सहन शक्ति है, वो भी 1 एमएम के दूरी पर। प्रति एमएम 33,000 वोल्ट सहन कर सकता है। बहुत बहुत ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। जो ट्रांसफार्मर आयल होगा इसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर आयल जो होगा इसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए कि यह बहुत जल्द खराब ना हो, इसमें नमी की मात्रा ना हो। इसलिए ट्रांसफार्मर आयल की बहुत प्रकार की टेस्टिंग की जाती है, जिसको क्रेकल टेस्ट भी कहते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर आयल में भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट करा देगा ना। इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसफार्मर आयल का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं आगे, अगला जो है बूसिंग। देखिए जो मेन टैंक होता है ना, तो जो ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक पर बूसिंग का प्रयोग इसमें नहीं दिया गया है, जबकि बूसिंग लगा रहता है। अब बूसिंग क्या काम करता है? बूसिंग जैसे जो तीनों फेज है, जो तीनों फेज है तो सप्लाई आएगी तो इसी बूसिंग से सप्लाई बाइंडिंग को दी जाती है। एक और छोटा छोटा बूसिंग होता है, छोटा छोटा बूसिंग होगा। यहां से सप्लाई क्या करेंगे? यहां से सप्लाई हम लोग देंगे, तो यहां से ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे और यहां से लोड को सप्लाई देंगे। तो लोड को सप्लाई देने के लिए छोटा बूसिंग होता है। तो बूसिंग की साइज से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि किधर का बूसिंग हाई वोल्टेज पर है और किधर का बूसिंग लो वोल्टेज पर है। अगर जिस साइड का बूसिंग बड़ा बड़ा होगा तो वह हाई वोल्टेज वाला बूसिंग है, और जिधर बूसिंग छोटा होता है वह लो वोल्टेज वाला बूसिंग है। तो बूसिंग एक इंसुलेटर की तरह होता है, जो कि मेन टैंक मेन सर्किट और जो दी जाने वाली सप्लाई है उससे इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। माने बूसिंग के रास्ते से ही ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई जाती है, या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर से बाहर सप्लाई निकलती है। तो बूसिंग के रास्ते से, बूसिंग पर ही सप्लाई हम लोग कनेक्ट करते हैं। फिर आगे दिया है टैप चेंजर, बहुत इंपोर्टेंट यह भी है। टैप चेंजर क्या होता है? तो टैप चेंजर एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है, तो उसी को कंट्रोल करता है। प्लस माइनस 5% के आसपास टैप चेंजर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और टैप चेंजर का प्रयोग हमेशा हाई वोल्टेज साइड लगाई जाती है। टैप चेंजर पूछता है क्वेश्चन कि टैप चेंजर का प्रयोग किस बाइंडिंग में करते हैं? तो टैप चेंजर का प्रयोग हाई वोल्टेज साइड करते हैं, हाई वोल्टेज बाइंडिंग साइड करते हैं। जिधर हाई वोल्टेज होगा उधर ये टैप चेंजर का प्रयोग करेंगे। टैप चेंजर वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। देखिए, रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसी को रेगुलेट करता है, और टैप चेंजर का प्रयोग हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं। तो ऑलवेज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड इसका कनेक्टेड करता है, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यहां से देख भी सकते हैं कि यह टैप चेंज कर रहा है, इसमें यही टैप चेंजर है, वोल्टेज को चेंज कर रहा है। तो टैप चेंजर है जो कि चेंजिंग अवस्था इसमें होती रहती है। फिर आगे रेडिएटर ट्यूब होता है, जो कि आज का अगला टॉपिक है, रेडिएटर ट्यूब। तो जो रेडिएटर ट्यूब होता है ना बाबू, आप देखे होंगे रेडिएटर ट्यूब को, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया ना, तो ट्रांसफार्मर के बाहर बाहर आप देखे होंगे दोनों साइड में एक ट्यूब जैसा निकला रहता है। तो यही इसी को हम लोग कहते हैं ना रेडिएटर ट्यूब। ट्रांसफार्मर के बाहर बाहर जो निकला रहता है उसको रेडिएटर ट्यूब कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है? तो जब ट्रांसफार्मर के आयल जो हीट होगी तो ऊपर उठेगी, तो इस रेडिएटर ट्यूब्स के सहायता से अंदर आएगी। फिर ऊपर उठेगी तो इसके सहायता से, इस पाइप की सहायता से अंदर आएगी, पाइप की सहायता से अंदर आएगी। और जो पाइप है इस पर वायु, चाहे अलग से फैन हाई रेटिंग की होती है ना, तो रेडिएटर ट्यूब पर अलग से भी हम लोग क्या करते हैं, फैन चलाते हैं, जिससे कि जो आयल इसके रास्ते से गर्म होकर आयल इसके रास्ते से फिर अंदर जाएगी तो वो ठंडी आयल जाए। भाई ट्रांसफार्मर के अंदर रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो इसको ठंडा करना बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बहुत तरीका अपनाई जाती है, जैसे रेडिएटर का तरीका अपनाया जाता है। आयल ऊपर उठकर रेडिएटर की सहायता से आयल नीचे जब गिरता है, हवा लगती है इस पर, तो आयल ठंडा हो जाता है। और जब आयल ठंडा हो जाता है तो फिर नीचे आ जाती है। अलग से फैन भी लगाई जाती है। तो रेडिएटर आप समझ गए होंगे कि आयल कूलिंग के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अब आगे इसका शेष भाग जो थ्योरी वाला पार्ट है, यह तो कंस्ट्रक्शन से था। आगे जो थ्योरी वाला पार्ट है कल वीडियो हम ला देंगे आपके लिए। आप जुड़ जाइए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।